हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि यूपीपीसीएस 2026 नोटिफिकेशन कब, इस बार कितनी वैकेंसी रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सवाल बच्चों के मन में क्यों आ रहे हैं, विद्यार्थियों के मन में क्यों आ रहे हैं, नोटिफिकेशन का सवाल क्यों उठ रहा है, सीट के सवाल क्यों उठ रहे हैं। उसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया और सभी स्टूडेंट्स को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, ज्वाइनिंग करा दी गई है, सब लोग ट्रेनिंग में जा चुके हैं। दूसरी बात, यूपीपीसीएस के मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, अब उसका परिणाम आना बाकी है। तो आयोग की अगली प्रक्रिया किस पर होगी? 2026 के एग्ज़ाम पर होगी। और कमाल ये भी है कि 2026 के एग्ज़ाम डेट भी कैलेंडर में जारी कर दी गई है आयोग के द्वारा, जो काफ़ी पहले ही जारी की गई है, जिसकी डेट 6 दिसंबर निर्धारित की गई है। और अभी हम लोग मई माह में है और मई भी समाप्त होने वाला है लगभग। तो सवाल ये उठता है कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इस बार वैकेंसी कितने रहने की उम्मीद है। कि ये बच्चों के मन में एक सवाल है। उत्तर प्रदेश एक जनसंख्या वाला बड़ा राज्य है, लगभग 5 से 6 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, फॉर्म भरते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होगा, तो इसीलिए मैंने आज का ये सेशन लिया आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीद है। सबसे पहले इस क्वेश्चन पर हम आते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और इस बार सीट क्या रहने की उम्मीद है। तो ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन अब जल्दी आ सकता है और कब तक आ सकता है ये संभावित तिथि 90% में कंफर्म कर सकता हूं आपको। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन की बात करूं, नोटिफिकेशन की बात करूं, इसकी संभावना अब जल्द है। इसके 3 रीजन है। पहला रीजन कि 2024 के जो स्टूडेंट थे उनकी ज्वाइनिंग, मतलब कि आप कह सकते हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। लगभग सभी स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए जा चुके हैं, यानी कि 24 वाली प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 2025 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया फरवरी मार्च में, मेंस का एग्जाम भी हो गया और साथ ही साथ 26 के लिए कमीशन द्वारा 6 दिसंबर 2026 को डेट डिसाइड की गई है। तो संभावना ये है, वैसे सेशन लेट हो गया, हमेशा एग्जाम मई जून में हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछली बार जब मार्च में एग्जाम था 24 वाला, वहीं से सेशन लेट हुआ। जब 22 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स 24 वाला हुआ, तब से ये सर्कल आगे ही बढ़ गया है। अगले साल 12 अक्टूबर को हुआ, इस बार 6 दिसंबर चला गया। तो सवाल ये उठता है कि 6 दिसंबर को अगर एग्जाम है तो इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आना चाहिए। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और साथ ही साथ इस बार सीट क्या रहने वाली है, कितनी सीट रहने की संभावना है। तो नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा ये नोटिफिकेशन या तो जून के लास्ट मंथ में आ जाएगा, लास्ट मंथ में आ जाएगा, या तो जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। सवाल उठता है कि सर क्या ये 100% तय है? 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये 90%, जो कुछ भी आयोग के द्वारा हम लोगों को जानकारी मिली है, उस जानकारी के अकॉर्डिंग 90% पॉसिबिलिटी है कि नोटिफिकेशन यूपीपीसीएस 2026 का जून के लास्ट मंथ या जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। 90% हो सकता है आगे भी जा सकती है, लेकिन 90% संभावना है कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक या जून के लास्ट में भी आपका नोटिफिकेशन यूपीपीसीएस 2026 का आ जाएगा। इसलिए सीरियस हो जाने का समय आ चुका है आप सभी स्टूडेंट्स का, जो यूपीपीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सीट कितनी होगी, क्योंकि सीट बहुत मायने रखता है। 3-4 साल पहले तो 200-300 सीटें आती थी, 150 सीटें आती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से लगभग 1000 के आसपास सीटें आ रही हैं। और इस बार भी 2024 में 932 सीटों पर बच्चों का चयन हुआ है, और जो 25 का मेंस है इसमें भी लगभग 1000 सीट के आसपास है। तो 26 में कितनी सीट रहने वाली है? देखिए, सीट 2 तरीके से आती है। जब नोटिफिकेशन आता है तब न्यूनतम सीटें बताई जाती है। नोटिफिकेशन आता है, यूपीपीसीएस का जो पैटर्न है आप देख रहे होंगे, तब इसमें मिनिमम सीट आपको बताई जाती है नोटिफिकेशन के समय। लेकिन जब आपका एग्जाम होता है
एग्जाम होते होते आपकी सीट क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। और इस बार नोटिफिकेशन में ही संभावना है कि बढ़ी हुई सीट आ रही है। 24 की बात करें, जब नोटिफिकेशन आया तो 250-300 सीट थी और पूरा कंप्लीट एग्जाम होते होते वो सीट बढ़ाकर कितनी कर दी गई, लगभग 932। 25 में भी यही सब पोजीशन थी, तो 26 में भी ऐसा होने वाला है, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में ही ज्यादा सीट आने वाली है। तो नोटिफिकेशन के समय ये जो सीट रहेगी वह 400 से 500 रहेगी, लेकिन एग्जाम होते होते जब इस सीटों को बढ़ाया जाएगा, इस बार सीट पहली बार 1000 प्लस होने की संभावना है। ये 1100-1200 तक जा सकती है इस बार, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसकी सीट 400-500 ही रहेगी। तो नए स्टूडेंट को मैं समझाना चाहता हूँ, परेशान मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है आपको ये पैटर्न ना पता हो कि जब नोटिफिकेशन आता है तो सीटें कम आती है, न्यूनतम सीट केवल बताई जाती है और बाद तक सीटें आपकी बढ़ जाती है। तो नोटिफिकेशन के समय जो जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में आएगा, तब तक यूपीपीसीएस 2026 के लिए सीटें 400 या 500 की संभावना है। और अगर इतनी सीटें रहीं तो ये तो 100% लगभग संभावना हो जाएगी कि 1000 से प्लस सीटें इस बार आपको मिलेगी। और किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए 1000 से प्लस सीटें बहुत है। अगर आप सीरियस हैं, आप डेडिकेटेड हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा के डिमांड पर पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलरिटी बना कर रखें, तो इसमें चयन होना आपके लिए आसान हो जाता है। पूरे आईएएस में 1000 सीट आती है, जिसमें पूरे भारत भर के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और यूपी पीसीएस में 90% केवल यूपी के ही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, 10% अदर स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यूपी के भीतर 1000 बच्चों में कंपटीशन करना और वहाँ सिलेक्शन लेना बहुत असंभव और इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप अनुशासित हैं, डेडिकेटेड हैं, मेहनत के साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड अपनी पढ़ाई डिटेल में आप कर रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी नोटिफिकेशन और सीट की बात। मैंने दूसरा पॉइंट इसमें लिया है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्योंकि बिगिनर बच्चे ये सेशन सबसे ज़्यादा देख रहे होंगे। तो इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, जैसा कि पता है ये एग्जाम के 3 पैटर्न हैं, ये 3 चरण होते हैं। इसमें 3 एग्जाम होता है। सबसे पहले आप प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेंस देते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं, तो फाइनल लिस्ट आती है। और जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स में जो अभी अनुमान चल रहा है, जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं मैं, प्रीलिम्स में पहले 18 गुना के आसपास सिलेक्शन होता है। इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है प्रीलिम्स में लगभग 13 से 15 गुना ही प्रीलिम्स में सिलेक्शन कराया जा रहा है। जैसा कि पिछली बार 12 से 13 हज़ार बच्चों ने मेंस दिया है। 25 की अगर बात करें जिसमें 1000 सीटें हैं, लेकिन ये संख्या लगातार मांग चल रही है कि इस संख्या को बढ़ाया जाए ताकि प्रीलिम्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का क्वालिफाई हो, मेंस में अपना फिर बच्चे परफॉर्म करके फाइनल सिलेक्शन का हिस्सा बने। अगर ये 18 गुना कर दें तो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन ये आयोग ही तय करेगा। लेकिन मिनिमम 12 से 13 गुना तो बनी ही रहेगी और इसमें संशोधन भी हो सकता है। यानी कि 1000 अगर आपकी सीट रहती है तो मिनिमम 13,000 बच्चों का अगर बढ़ा दिया गया तो मैक्सिमम ये 18,000 बच्चे जो हैं वह प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। प्रीलिम्स केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जो आपको मेंस में ले जाता है। कट ऑफ आपने पूरा कर दिया तो आप मेंस में जाएंगे। प्रीलिम्स का कोई भी अंक या नंबर आपके मेंस के एग्जामिनेशन में नहीं ऐड होता, बस क्वालिफाई हो जाना चाहिए कि आप मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। कुल मिला के ये परीक्षा शॉर्ट लिस्ट करने की है, क्योंकि 5 से 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 2.5 से 3 लाख लोग 3.5 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और इन 3 से 3.5 लाख लोगों के बीच में केवल 12 से 13 हज़ार का चुनाव करना होता है मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये शॉर्ट लिस्ट का एक माध्यम है। और तो कंपटीशन जबरदस्त है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन तो आपके प्रीलिम्स में है, क्योंकि प्रीलिम्स में जहाँ 3 से 3.5 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो बात अलग है कि ये 3.5 लाख लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं, ये 3.5 लाख जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें सीरियस बच्चों की संख्या 30,000 ही होगी। 30,000 या कह सकते हैं 30,000 से 50,000 बच्चे ही सीरियस रहते हैं, जो लगातार उसके लिए एफर्ट लगाते हैं, क्लास करते हैं, पढ़ते हैं, रेगुलरिटी के साथ अपना समय देते हैं। इतने ही बच्चे होते हैं इसमें, बाकी तो सब फॉर्म भरने वाले होते हैं। लेकिन तब भी कंपटीशन मेंस की तुलना में प्रीलिम्स में ही ज़्यादा है, क्योंकि जब आप मेंस में जाते हैं तो अगर 13 बाई द वे मिनिमम 13,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो लगभग अगर 1000 सीट है तो 3000 बच्चे साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। यानी कि 13,000 में 10,000 बच्चों को आपको पछाड़ना है, और यहाँ लगभग आपको 3.5 लाख में से 3,40,000 बच्चों को पछाड़ना है। वो अलग बात है कि सीरियस बच्चों की संख्या 30 से 50,000 है, तब भी तो 30 से 40,000 बच्चों को आपको पिछाड़ना है, और मेंस में केवल आपको 10,000 बच्चों को पछाड़ना है। और जब आप साक्षात्कार में पहुंचते हैं, इंटरव्यू में पहुंचते हैं, तो 3,000 बच्चे इंटरव्यू देते हैं
और इसमें से 1000 अगर सीट है तो 1000 का चयन होता है, तो यहाँ पर भी 2000 बच्चों को आपको पछाड़ करके आगे जाना होता है, 2000 बच्चों को पछाड़ करके जाना होता है। तो इस आंकड़ों के अनुसार अगर हम समझें, सबसे ज्यादा कंपटीशन प्रीलिम्स में है, ये सबसे पहली लड़ाई है। उसके बाद कंपटीशन मेंस में है और सबसे कम कंपटीशन इंटरव्यू में है, क्योंकि वहां तक अगर आपने पहुंच गए और अगर आपने मेंस में अच्छा किया है तो ज्यादातर संभावना है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे और फाइनल लिस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेंस का नंबर और इंटरव्यू का नंबर आपस में जुड़ता है। मेंस टोटल 1500 नंबर का होता है, 1500 नंबर का, और इंटरव्यू केवल 100 नंबर का होता है। और जो फाइनल लिस्ट बनती है वह 1600 अंक पर बनती है, ध्यान रखिएगा। यानी कि मेंस में अगर आप अच्छा नंबर लेकर के आते हैं, इंटरव्यू में थोड़ा कम भी पाए, आपका मित्र हो सकता है 70 नंबर पा जाए और आपको हो सकता है मिनिमम 50 नंबर मिले, लेकिन आप मेंस में, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि आप 800 नंबर लेकर आए हैं और आपका मित्र 750 नंबर लेकर आया है, फिर भी आप उससे अच्छी रैंक पाएंगे। और यहां पर अपने मित्र से 50 नंबर की लीड लेना आसान है और यहां पर किसी से भी 20 नंबर की भी लीड लेना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जितने भी बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं अपने आप में सब एलिजिबल हैं, सब योग्य हैं, और वहां पर इतना मैक्सिमम अंतर होता है, लेकिन यहां पर बहुत अंतर होता है। इसलिए फाइनल सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा रोल कौन अदा करता है? मेंस आंसर राइटिंग, यानी मेंस की स्किल, लिखने की स्किल। अगर लिखने की स्किल अच्छी है तो इंटरव्यू मायने तो रखेगा, लेकिन बहुत बड़ा मायने नहीं रखेगा, इतना बड़ा मायने नहीं रखेगा कि इंटरव्यू की वजह से आप बाहर हो जाए, अगर मेंस में आपने अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि इंटरव्यू 100 नंबर का है, मिनिमम 50 मिल ही जाता है और मैक्सिमम 70 मिलता है, और मेंस आपका 1500 नंबर का है, इसमें आप जितना मेहनत करना है उतना मेहनत करके इसको नंबर आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम में पहुंचने के लिए आपको ये पहली परीक्षा पास करनी पड़ती है, जिसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 होता है। जीएस पेपर 2 जो आपका सी शेट का पेपर होता है, इसमें केवल 33% नंबर पाना होता है, क्वालिफाइंग है। लेकिन ये जीएस पेपर 1 जो है ये आपका स्कोरिंग है, और ज्यादातर बच्चे अपनी पहली लड़ाई से ही निराश हैं कि प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है, हम एफर्ट लगा रहे हैं। इसका मतलब इस एग्जाम को, पहली परीक्षा को, प्रीलिम्स को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन मेंस को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यही हमें फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा, लेकिन यही हमें मेंस तक पहुंचाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यानी प्रीलिम्स और मेंस को साथ साथ लेकर चलना है। हमें मेंस को भी हल्के में नहीं लेना है, लेकिन प्रीलिम्स को भी हल्के में नहीं लेना है, लेकिन पूरी क्षमता मेंस पे झोंकते रहना है, क्योंकि प्रीलिम्स निकलने के बाद केवल कुछ दिन की खुशी मिलती है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन होने के बाद 60 साल तक की खुशी मिलती है। और हमारी कामयाबी फाइनल सिलेक्शन है, न कि केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई। तो प्रीलिम्स इसलिए क्वालिफाई करना है क्योंकि मेंस में जाना है, लेकिन मेंस इसलिए क्वालिफाई करना है क्योंकि 60 साल तक हमें इस सेवा में काम करना है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बाकी इसमें समान हिंदी के 150 नंबर के पेपर होते हैं, एस्से के 150 नंबर के पेपर होते हैं, यानी कि 300 नंबर का तो आपका समान हिंदी की भूमिका है। जीएस पेपर 1 से लेकर के जीएस पेपर 6 तक 200 नंबर के सारे पेपर होते हैं, टोटल 1200 नंबर के पेपर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 12 3 1500, 100 नंबर का इंटरव्यू, और फाइनल लिस्ट 1600 नंबर पे आती है। यह है आपका परीक्षा का पैटर्न। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको आंसर राइटिंग पर बहुत फोकस करना है, मेंस पर बहुत फोकस करना है अगर आपके सपने में सीधा फाइनल रिजल्ट है। लेकिन प्रीलिम्स पर शुरू से ही ध्यान रखना है, ताकि हमको लिखने का मौका पहले एग्जाम से मिल सके। सर, इस एग्जाम में पार्टिसिपेट होने के लिए क्या हमारे एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? इस एग्जाम में पार्टिसिपेट होने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता के लिए कहा गया केवल स्नातक होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट हैं, आप 33% नंबर पाए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई निगेटिव इंपैक्ट आपके एग्जाम पर, आपके रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा। अगर आप स्नातक हैं, न्यूनतम उम्र, मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष नोटिफिकेशन के समय है, मिनिमम एज आपकी नोटिफिकेशन के समय 21 ईयर है, तो आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, स्नातक होना चाहिए, बस ग्रेजुएट होना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है
कि अलग अलग ग्रेजुएशन के लिए कुछ अलग अलग सीटें आती हैं, सोशियोलॉजी के लिए अलग सीटें आती हैं, लॉ के लिए अलग सीटें आती हैं, इकोनॉमी या कॉमर्स के लिए अलग अलग सीटें आती हैं, कॉमर्स के लिए अलग सीटें आती हैं। अलग अलग ग्रेजुएशन के लिए कुछ अलग अलग सीटें आपको मिलती हैं यूपीपीसीएस के एग्जाम में। लेकिन यूपीपीसीएस के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए ग्रेजुएट होना आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है और मिनिमम एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे एग्जाम देते हैं और एक प्रदेश की सबसे मर्यादित पद है, सबसे रेपुटेटेड पोस्ट है जहां आपको एसडीएम जैसा पद मिलता है। आगे चलकर 10-15 साल की सेवा के बाद आप जिलाधिकारी बन जाते हैं। डिप्टी एसपी जैसा पद मिलता है, 10-15 साल की सेवा के बाद आप आईपीएस बन जाते हैं। नायब तहसीलदार मिलता है, रजिस्ट्रार मिलता है, आरटीओ मिलता है, बीडीओ मिलता है, खंड शिक्षा अधिकारी, ऐसे तमाम पद हैं जो कि आपको एक अच्छी सेवा में जाकर, समाज में रहकर, पब्लिक के बीच रहकर आपको राज्य के लिए, अपने देश के लिए काम करने का अवसर मिलता है। तो शायद ये इसीलिए लोगों की लोकप्रियता इतना अधिक है यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि ये प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा है, प्रदेश की सबसे बड़ी नौकरी है। तो ऐसी नौकरी के लिए, लेकिन ये परीक्षा एक दिन की नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें एक लंबा समय लगता है, क्योंकि इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों को कम से कम 12 से 15 महीने लग जाते हैं। कोर्स को पढ़ने में मिनिमम, ये मिनिमम है, और मैक्सिमम 15 से 25 भी लग जाते हैं, 15 से 25 मंथ केवल कोर्स को पढ़ने में। फिर उसके बाद 6 मंथ के लिए रिवीजन चाहिए। इसके बाद आपका जब प्रीलिम से लेकर के मेंस तक और इंटरव्यू तक पूरा कंप्लीट, आपका इंटरव्यू तक कंप्लीट आपका जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को होने में 12 मंथ से ज़्यादा ही लग जाते हैं, 12 मंथ से ज़्यादा ही लग जाते हैं, 12 मंथ से कम नहीं लगते। यानी कि जिस दिन आपने इसके लिए ख्वाब देखा, सोचा और आपने इसके लिए आगे कदम बढ़ाया, उस दिन से लेकर कम से कम आपको टोटल, अगर मैं कहूँ 15, 10, 25, 30 महीने का समय मिनिमम लेके चलना पड़ेगा। 30 मंथ अगर आप बहुत डेडिकेटेड, फोकस और परसिवरेंस है, आप किसी के साथ या खुद से या स्ट्रेटजी के साथ या स्मार्ट तरीके से अपनी पढ़ाई जब आप करते हैं, तो ये एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें आपको गाइडेंस की, मार्गदर्शन की, सही रास्ते की, सही किताब की, सही सब्जेक्ट की, सही तरीके की ज़रूरत पड़ती है, तब आप सिलेक्शन तक पहुंच पाते हैं। और अंतिम में एक बात आपको और बताना चाहूँगा, जितने भी पूरे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे होंगे, तो ये सेशन मैं स्टडी आईक्यू के मन से ले रहा हूँ। तो स्टडी आईक्यू के द्वारा पूरे प्रदेश भर में जो बच्चे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम को हों, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग कोर्स को डिज़ाइन किया गया है कि जिस बच्चे की सिचुएशन और स्थिति जिस प्रकार से हो, उस प्रकार से बच्चा संस्थान के साथ, पूरी स्टडी आईक्यू की टीम और शिक्षकों के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई बच्चा अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहा है और वो आज पहली बार सोच रहा है कि मुझे भी पीसीएस बनना है और देना है, अब मैं आज से ही घर बैठे हमें अपनी तैयारी करना है, हम इलाहाबाद नहीं जा सकते, यानी प्रयागराज, हम दिल्ली नहीं जा सकते, लखनऊ नहीं जा सकते, हम घर पे रहकर नौकरी करके या अपने गांव में रह करके हम सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या ये सपना पूरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डिजिटल जमाने की वजह से पूरा हो सकता है, वरना पहले ये सपना पूरा करने के लिए जब तक आप प्रयागराज, दिल्ली, पटना, ग्वालियर, इंदौर नहीं आते थे, तब तक ये सपना नहीं पूरा होता था। लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के बाद आज देश के अच्छे शिक्षक ऑनलाइन की दुनिया में घर बैठे आपको उपलब्ध हैं, और अगर बच्चा मेहनती है तो घर बैठे वह अपने सपने को पूरा कर पा रहा है। तो पूरी कंप्लीट हिंदी माध्यम की तैयारी के लिए शुरू से, जिसमें आपको प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन हो, जिसमें आपकी मेंस की भी प्रिपरेशन हो, जिसमें आपकी आंसर राइटिंग भी कराई जाए, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिले, जिसमें आपको सारी किताबें, बुक्स भी मिल जाएं, जिसमें आपको लास्ट में रिवीजन भी मिल जाए। ये पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए, हिंदी माध्यम के लिए एक बैच है जिसका नाम है अभ्युदय बैच। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं या बाइलिंगुअल हैं, उनके लिए है आरंभ बैच, जो शुरू से, स्टार्टिंग से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, स्टार्टिंग से, कि ताकि एक कोर्स के माध्यम से हम अपने सिलेक्शन तक पहुंच पाएं। तो उसके लिए आपके हिंदी मीडियम के लिए अभ्युदय और इंग्लिश मीडियम के लिए आरंभ बैच है। लेकिन ऐसे तमाम बच्चे पूरे प्रदेश भर में हैं जो क्लास कर लिए हैं, कोचिंग कर लिए हैं, खुद से पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ कमी रह गई, कहाँ किस नज़र में कमी रह गई, क्या तरीके में कमी रह गई, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, जबकि पढ़ चुके हैं, कोर्स कर चुके हैं, कोचिंग कर चुके हैं, सेल्फ स्टडी कर चुके हैं, लेकिन प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। तो उन बच्चों के लिए केवल एक तरीका है कि उनको फाउंडेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जब एक बार पढ़ लिया तो अब रिवीजन की जरूरत है और प्रीलिम्स की बारीकियों को पकड़ने की जरूरत है। तो ऐसे बच्चों को केवल प्रीलिम्स का कोर्स लेकर के 6 दिसंबर के एग्जाम को टारगेट करना चाहिए और शिक्षकों के साथ मिलकर अपना कंप्लीट रिवीजन करके अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को मजबूत करना चाहिए। लेकिन ऐसे बच्चे जो प्रीलिम्स में ये भरोसा है कि सर हम क्लास कर चुके हैं, कोचिंग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, प्रीलिम्स मेरा निकल जाएगा, लेकिन आंसर राइटिंग पे कोई कमांड नहीं है, हमारी लेखन शैली एकदम कमजोर है, हम लिख नहीं पाते, मेंस पर हमारी कमांड नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए आलेखन बैच है, जिसको हम कहते हैं आंसर राइटिंग बैच। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं आंसर राइटिंग बैच। इस आंसर राइटिंग बैच के माध्यम से आपकी पूरी मेंस की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं, जैसे मैं पॉलिटी में, कोई हिस्ट्री में, कोई ज्योग्राफी में, कोई साइंस में, वो आएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज पूरा उत्तर लिखाएंगे, भूमिका बताएंगे, बॉडी लाइन बताएंगे, कंक्लूजन बताएंगे। डेली 2 कॉपी 2 आंसर आपसे लिखाए जाएंगे, डेली 2 उत्तर लिख करके आपको कॉपी दी जाएगी कि कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं 72 घंटे के भीतर। और जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे उसका एक मॉडल आंसर दिया जाएगा, जीएस पेपर 1 से लेकर 6 तक, समान हिंदी तक, एथिक्स तक। लेकिन ये बैच केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को करना चाहिए जिन स्टूडेंट्स ने फाउंडेशन किसी भी संस्थान से, किसी भी शिक्षक से, किसी भी कोचिंग से या सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ लिया हो, वही बच्चा आंसर राइटिंग सीख पाएगा। अगर आप सोचें हम सीधा आंसर राइटिंग से अपनी तैयारी शुरू कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर स्टार्टिंग से तैयारी करना है तो आपके लिए फाउंडेशन बैच ही है, अभिदेव या आरंभ। लेकिन केवल आंसर राइटिंग आपका वीक है और सब हो चुका है, तब आपको आलेखन कर लेना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर एक एग्जाम और है जिस एग्जाम की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, उस एग्जाम का नाम है ROARO। जो स्टूडेंट केवल ROARO की तैयारी करते हैं, वो पीसीएस का एग्जाम नहीं देते हैं, केवल उनका एकमात्र लक्ष्य ROARO का एग्जाम क्रैक करना है, तो वो ROARO के बैच को ले सकते हैं। यहाँ फीस के बारे में, गोल्ड और प्लेटिनम बैच के बारे में बताया गया है। कोई भी आपको डाउट है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9289996963 9289996923 पर आप कॉल कर सकते हैं, 633 पर कॉल कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, आपको किसी बैच के बारे में डिटेल में जानना है, सब कुछ पूछना है, तो ये हमारे टीम का नंबर है 9289996923। इस नंबर पर आप कॉल करके पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद आपको टीम सब कुछ बता देगी। बस आपको बताना है कि हम किस बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हैं। किसी भी डिस्काउंट के लिए, आप छूट के लिए इमरान23 ये कूपन कोड लगता है किसी भी बैच में, तो कूपन कोड का आप यूज़ करके आप डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे प्रदेश भर के विद्यार्थियों को पहली बात तो नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी होगी, कब तक आ सकता है 100% नहीं, 90% की संभावना है जो आयोग के द्वारा हम लोग को सूचना प्राप्त है। उसके बाद दूसरी जानकारी कि सीट इस बार कितनी रह सकती है, तीसरी जानकारी एग्जाम हमारा कब है, चौथी जानकारी परीक्षा के चरण कितने हैं, पांचवी जानकारी कौन सा चरण कितना इंपॉर्टेंट है, और लास्ट जानकारी इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और सबसे लास्ट में इन सब के लिए स्टडी IQ प्लेटफॉर्म में क्या क्या माध्यम से तैयारी कराई जा रही है, फाउंडेशन क्या है, प्रीलिम्स क्या है, आलेखन क्या है, ROARO क्या है, किस बैच, हिंदी मीडियम क्या है, इंग्लिश मीडियम क्या है, ये कंप्लीट जानकारी मैंने दे दी। इसके बाद भी किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है, किसी और मुद्दे पर कोई सवाल है, आपकी कुछ और समस्या है, तो कमेंट करके कमेंट जरूर बताइएगा कि मेरी प्रॉब्लम ये है सर, क्या इसका समाधान हो सकता है, इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें, तो जरूर हम उस पर भी कोई वीडियो बना देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।